नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका। देश के बाद में रुक कर लेते हैं आज की अहम खबरों का। राजस्थान से खबर हम आपको बता दें, जहां पर आज राजस्थान के मुख्यमंत्री लेंगे शपथ। राजस्थान में नई सरकार का शपथ ग्रहण आज। भजन लाल शर्मा लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में होंगे शामिल। अल्बर्ट हॉल में सुबह 11:15 पर शपथ ग्रहण समारोह रखा जाएगा। खबर आपको राजस्थान से बता दें, जहां राजस्थान में नई सरकार का शपथ ग्रहण आज। भजन लाल शर्मा लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में होंगे शामिल। तो यह अहम खबर हम आपको राजस्थान से बता रहे हैं, जहां आज अल्बर्ट हॉल में 11:15 पर शपथ ग्रहण समारोह रखा जाएगा, जहां पर नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज होना है। बता दें कि भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। सुबह 11:15 पर भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। वहीं इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। बता दें कि अल्बर्ट हॉल में 11:15 पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। राजस्थान में नई सरकार का शपथ ग्रहण आज। भजन लाल शर्मा लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में होंगे शामिल। अल्बर्ट हॉल में सुबह 11:15 पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। तो अहम खबर हम आपको बता दें, जहां राजस्थान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज। भजन लाल शर्मा लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में होंगे शामिल। वहीं अल्बर्ट हॉल में सुबह 11:15 पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। तो अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां राजस्थान में नई सरकार का शपथ ग्रहण आज। भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि अल्बर्ट हॉल में सुबह 11:15 पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। तो अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह राजस्थान में होना है। वहीं खबर राजधानी दिल्ली से बता दें, जहां पर विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। शीतकालीन विधानसभा सत्र 15 दिसंबर से 18 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र में कई मुद्दों पर की जाएगी चर्चा। विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, जहां पर आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू किया जाएगा। 15 दिसंबर से 18 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र की शुरुआत की जाएगी। वहीं शीतकालीन सत्र में कई मुद्दों पर की जाएगी चर्चा। विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। शीतकालीन सत्र आज से शुरुआत की जाएगी, जहां 15 दिसंबर से 18 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र पर कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। तो यह अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर आज से शुरू किया जाएगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 15 दिसंबर से 18 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। वहीं शीतकालीन सत्र में कई मुद्दों पर की जाएगी चर्चा। आज से शुरू किया जाएगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 15 दिसंबर से 18 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा। शीतकालीन सत्र में कई मुद्दों पर की जाएगी चर्चा। बता दें कि कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर शीतकालीन सत्र में चर्चा की जाएगी।
शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज यानी कि 15 दिसंबर से हो रही है, जो कि 18 दिसंबर तक चलेगा। आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। खबर राजधानी दिल्ली से आपको बता रहे हैं। 15 दिसंबर से 18 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। तो यह अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 15 दिसंबर से 18 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 15 दिसंबर से 18 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। आज से शीतकालीन सत्र की हो रही है शुरुआत। और उम्मीद ये लगाई जाती है कि सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जाए, लेकिन हर बार हम देखते हैं कुछ ना कुछ हंगामा होता जरूर है। जी बिल्कुल प्रवेश, देखा जाए तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सत्र की जब शुरुआत होती है तो वो हंगामेदार रहने के आसार जरूर रहते हैं। देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है, और साथ ही विपक्ष किन तैयारियों से आया है और सत्ता पक्ष ने भी क्या क्या तैयारियां की हुई हैं। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका तमाम जानकारी के लिए। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें कि विधानसभा शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो रही है, जो कि 18 दिसंबर तक चलेगा। वहीं कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। वहीं देखा जाए तो सत्र में हंगामेदार रहने की आसार जरूर रहते हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों में, बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर महुआ की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। लोकसभा सदस्यता जाने के खिलाफ महुआ ने दी थी याचिका। जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच इस मामले पर करेगी सुनवाई। पैसे लेकर सवाल पूछने पर किया गया है निष्कासित। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई होनी है। महुआ की याचिका पर सुनवाई होनी है, जहां पर लोकसभा से सदस्यता जाने के बाद महुआ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई की जाएगी। लोकसभा सदस्यता जाने के खिलाफ महुआ ने दी थी याचिका। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो आज सुप्रीम कोर्ट में महुआ केस पर सुनवाई होगी, जहां पर सदस्यता जाने वाले पर याचिका उन्होंने दाखिल की थी। क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुना सकता है, किसके पक्ष में फैसला आ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं, लोकसभा की सदस्यता छीने जाने के खिलाफ जो है महुआ मोइत्रा ने जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पैसे को लेकर सवाल पूछने के मामले में घिरी है। और आचार संहिता जो समिति है, आचार समिति की तरफ से उनकी जो लोकसभा में रिपोर्ट रखी थी, जिसके बाद अध्यक्ष ने उनको लगातार वो इस बात को लेकर हमलावर थी, और उसके बाद उन्होंने उम्मीद जताई है, ये बात करें कि जो आस लगाई है वो सुप्रीम कोर्ट से लगाई है, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ उन्होंने अपना रुख किया है। और सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले को लेकर सुनवाई करेगा, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच जो है इस मामले को लेकर सुनवाई करेगी। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके का मामला है उसमें जो देखा है कई बार सांसदी छीन गई है, लेकिन कितनी बार जो है सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से जो है कहीं ना कहीं वापसी का दरवाजा खुला है। इसी वजह से मुझे लगता है कि महुआ मोइत्रा ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बिल्कुल प्रवेश, देखा जाए तो कई बार ऐसा होता है जहां पर सांसदों की सांसदी छिन जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें इस बात पर राहत दे दी जाती है। प्रवेश, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि महुआ की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। लोकसभा सदस्यता जाने के खिलाफ महुआ ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी याचिका। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, जहां पर महिला जज की वायरल चिट्ठी पर एक्शन में सुप्रीम कोर्ट। महिला जज की वायरल चिट्ठी पर एक्शन में सुप्रीम कोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने मांगी पूरी रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने मांगी पूरी रिपोर्ट। आपको बता दें कि बांदा में महिला जज ने चिट्ठी लिखकर मांगी इच्छा मृत्यु। जिला जज पर लगाया है शारीरिक शोषण का आरोप। यह अहम खबर आपको बता दें, जहां महिला जज की वायरल चिट्ठी पर एक्शन में आया सुप्रीम कोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने मांगी पूरी रिपोर्ट। जानकारी के अनुसार बांदा में महिला जज ने चिट्ठी लिखकर मांगी इच्छा मृत्यु। जिला जज पर लगाया शारीरिक शोषण का आरोप। महिला जज की वायरल चिट्ठी पर एक्शन में सुप्रीम कोर्ट।
इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने मांगी पूरी रिपोर्ट। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो बांदा में महिला जज ने चिट्ठी लिखकर इच्छा मृत्यु मांगी थी, जहां पर उन्होंने जिला जज पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था, जिसका संज्ञान खुद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है। तो क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पर कोई ठोस कार्यवाही की जा सकती है? आपको बता दूं कि जिस तरीके से यूपी के बांदा जिले में तैनात एक महिला जज का लेटर सामने आया, उसमें इच्छा मृत्यु की मांग की गई है। कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी बात यह है कि बाराबंकी में तैनात जिला जज के द्वारा उन पर मानसिक रूप से प्रताड़ना का जो आरोप लगाया है, उसको लेकर देश में जिस तरीके का ये जज का लेटर वायरल हो रहा है, इसको लेकर चिंता का विषय बनता चला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी जब राहत नहीं मिली है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को जो है दरवाजा खटखटाया गया। और अब साफ तौर पर मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट जो है कहीं ना कहीं सुनवाई करने वाला है। और इस पत्र में कहीं ना कहीं एक और जो झलक रही है, उसको लेकर कहीं कोर्ट आज जो अपना रुख रखेगा, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो भी चर्चा हुई या बात करें, जो अभी तक की रूपरेखा हुई, उसको लेकर चर्चा इस पर आगे का संज्ञान। बिल्कुल प्रवेश, देखा जाए तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले का संज्ञान लेगा और उसके बाद जाहिर तौर पर उम्मीद जताई जा रही है कि महिला जज को इंसाफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने पूरी रिपोर्ट मांगी है, जहां पर बांदा की एक महिला जज ने चिट्ठी लिखकर इच्छा मृत्यु मांगी थी और साथ ही जिला जज पर शारीरिक शोषण का आरोप भी लगाया था। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको वाराणसी से बता दें, जहां पर सीएम के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन। सीएम के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन सरदार पटेल की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मलडैया चौराहा सरदार पटेल को देंगे श्रद्धांजलि। सुबह 9:10 पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। खबर वाराणसी से बता दें, जहां सीएम के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन है आज, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरदार पटेल की पुण्यतिथि कार्यक्रम में होंगे शामिल। मलडैया चौराहे पर सरदार पटेल को देंगे श्रद्धांजलि। बता दें कि श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है, जिसमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन है आज। खबर वाराणसी से बता दें, जहां पर आज वाराणसी दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके दौरे का दूसरा दिन है आज। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ वाराणसी से संवाददाता विकी डे जुड़े हैं। विकी, देखा जाए तो आज सीएम के दौरे का दूसरा दिन है, जिसमें वो सरदार पटेल की पुण्यतिथि कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगे। अतिरिक्त उनके क्या क्या कार्यक्रम है? विकी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो एक बार फिर से हम अपने संवाददाता से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है, जिसमें आज मुख्यमंत्री सरदार पटेल की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री मलडैया चौराहे पर पहुंचकर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए भी नजर आएंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री स्वयं पहुंचेंगे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। आपको बता दें कि सरदार पटेल की पुण्यतिथि कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री होंगे शामिल। खबर वाराणसी से, जहां पर मुख्यमंत्री के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन है आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बनारस दौरे का दूसरा दिन है, जहां सरदार पटेल की पुण्यतिथि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री होंगे शामिल। मलडैया चौराहे पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देते नजर आएंगे मुख्यमंत्री। इसी खबरों पर तमाम जानकारी के लिए संवाददाता विकी डे एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
क्योंकि देखा जाए तो आज मुख्यमंत्री के दौरे का दूसरा दिन है और साथ ही सरदार पटेल की पुण्यतिथि भी है, जिस पर एक विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ का जो कल गुरुवार को देर शाम वाराणसी में 2 दिवसीय दौरा हुआ है, दौरे पे आए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगामी 17 तारीख को वाराणसी में आगमन है, जिसकी तैयारियों को लेकर उन्होंने जो है परखा उसकी और जो तमाम जो फुलवरिया 4 लेन में निरीक्षण किया। उसके बाद वहाँ पे जो कुछ नाराजगी भी जताई काम को लेकर, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की बात कही, वहीं किसी तरह की लापरवाही न बरतने की भी दिशा निर्देश दिए, सुगम यातायात की व्यवस्था के निर्देश दिए। इस तमाम जो जहाँ जहाँ पीएम का कार्यक्रम जो सुनिश्चित है वहाँ स्थलीय निरीक्षण किया और दिशा निर्देश दिया। और उसी क्रम में आज दूसरा दिन है उनके दौरे का। आज जो है मलदैया स्थित वो वहाँ पे माल्यार्पण करेंगे, पुण्यतिथि पे वहाँ पे ये माल्यार्पण करके उसके बाद जो है ये तकरीबन 1 घंटे बाद जो है ये गंतव्य के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल, देखा जाए तो प्रधानमंत्री का आगमन भी होना है वाराणसी में। उससे पहले मुख्यमंत्री वाराणसी पहुंचे हुए हैं और तमाम तैयारियों का जायजा लेते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका विकी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सरदार पटेल की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज मुख्यमंत्री के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन है, जिसमें वो मलदैया चौराहे पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगे। बता दें कि श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। खबर आगरा से बता दें, जहां पर सर्दी के बीच कोहरे ने थामी ट्रेनों की रफ्तार। सर्दी में ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को दिक्कत। कोहरे के चलते घंटों देरी से चल रही हैं ट्रेनें। सर्दी के बीच कोहरे ने थामी ट्रेनों की रफ्तार। सर्दी में ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को हो रही दिक्कत। कोहरे के चलते घंटों देरी से चल रही हैं ट्रेनें, यात्री परेशान। स्टेशनों पर यात्रियों को करना पड़ रहा इंतजार, भीड़ बढ़ी। सर्दी के बीच कोहरे ने थामी ट्रेनों की रफ्तार। सर्दी में ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को खासा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। कोहरे के चलते घंटों देरी से चल रही हैं ट्रेनें, यात्री हो रहे हैं परेशान। स्टेशनों पर यात्रियों को करना पड़ रहा है इंतजार और भीड़ भी स्टेशनों पर बढ़ती चली जा रही है। सर्दी के बीच कोहरे ने थामी ट्रेनों की रफ्तार। खबर हम आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां पर सर्दी में ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को हो रही है खासा दिक्कतें। सर्दी के बीच कोहरे ने थामी ट्रेनों की रफ्तार। सर्दी में ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को हो रही हैं खासा दिक्कतें। कोहरे के चलते घंटों देरी से चल रही हैं ट्रेनें, यात्री हो रहे हैं परेशान। साथ ही स्टेशनों पर यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और लोगों की भीड़ भी स्टेशनों पर बढ़ती जा रही है। सर्दी के बीच कोहरे ने थामी ट्रेनों की रफ्तार। खबर हम आपको आगरा से बता दें, जहां सर्दी में ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को हो रही है खासा दिक्कतें। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए आगरा से संवाददाता अजेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, देखा जाए तो अमूमन जब जब सर्दी आती है और कोहरा पड़ने लगता है तब ट्रेनें लेट होती हैं, तो इसको लेकर क्या प्रशासन ने कुछ इंतजाम किए हुए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती हैं उसके चलते तमाम यहाँ जो सड़कों पर देखा जाता है कि तमाम कोहरे की चादर बिछी हुई है। और उसी तरह से जो रेल से यात्रा करने वाले यात्री हैं उनको एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जब ट्रेन का जो टाइम होता है उससे कई घंटे तक ट्रेन लेट होती है और ज्यादा कोहरे की वजह से तमाम ट्रेनें रद्द हो जाती है। तो एक परेशानी का सामना तो यात्रियों को करना ही पड़ता है। लेकिन अगर इंतजाम की बात करें तो इस जो रेलवे स्टेशन है वहां पर इस तरह की अभी तक कोई इंतजाम नहीं है कि अलाव की कोई व्यवस्था की गई हो या यात्रियों के लिए अलग से बैठने के लिए कोई व्यवस्था की गई हो, क्योंकि जो वेटिंग हॉल होते हैं वो एसी क्लास के जो टिकट होती है, जो रिजर्वेशन होती है, उनके लिए ही होते हैं। लेकिन जो अमूमन जो आम जो यात्री हैं जो जनरल डिब्बे में सफर करते हैं उनके लिए जो गरीब तबका है वहाँ उनके लिए सफर करने
वालों के लिए खासी दिक्कत है, क्योंकि कोई अपने गांव जा रहा है या अपने काम से कहीं पर जा रहा है और ट्रेनें रद्द होने की वजह से तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर वो ट्रेन रद्द हो जाएगी, अगर वो बस का सफर करेंगे तो कोहरे की वजह से कहीं ना कहीं बसें जो है वो भी देरी से चलती हैं और तमाम परेशानियां यहाँ यात्रियों को उठानी पड़ती हैं। जी, साथ ही देखा जाए अजेंद्र तो तमाम परेशानी होती है क्योंकि ट्रेन अक्सर लेट हो जाती है और जैसा कि आपने भी बताया कि ट्रेनें रद्द भी कर दी जाती हैं, तो इससे यात्रियों को तो जाहिर तौर पर खासा परेशानी होती होगी। हाँ वंदिका, बिल्कुल साफ तौर से सबसे बड़ी बात यही परेशानी आती है, क्योंकि जो यात्री अपने गंतव्य को जो जा रहा है, जो जहाँ उसको जाना है, चाहे उसका किसी भी जगह पहुंचना है, काफी दूरी है, तो वो ट्रेन से सेफ सफर माना जाता है। लेकिन सर्दियों में अमूमन देखा जाता है कि यात्री अपने समय पर आ जाते हैं, जैसा कि ट्रेन का टाइम है। लेकिन यहाँ देखा हमने तमाम बार खबरें भी के न्यूज के माध्यम से दर्शकों को दिखाई हैं कि 6 से 7 घंटे ट्रेनें लेट होती हैं और ज्यादा कोहरे की वजह से ट्रेन रद्द हो जाती हैं। तो जिसका जो सबसे बड़ी समस्या जो फेस करनी पड़ती है वो इन यात्रियों को करनी पड़ती है, जिनका जरूरी बहुत जाना होता है। तो एक सबसे बड़ी समस्या ये है यहाँ पर जो कोहरे की ठंड की वजह से आती है, जो कोहरे की वजह से यात्रियों को उठानी पड़ती है। बिल्कुल, देखा जाए तो जाहिर तौर पर यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया अजेंद्र आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि कोहरे की वजह से ट्रेनें कभी लेट हो रही हैं तो कभी वो रद्द कर दी जाती हैं। सर्दी जैसे जैसे बढ़ रही है, जैसे जैसे कोहरा बढ़ रहा है, वैसे ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में अब प्रवेश करना होगा कठिन। संसद में हुई घटना के बाद सुरक्षा की होगी समीक्षा। संसद में हुई घटना के बाद सुरक्षा की होगी समीक्षा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दिए निर्देश। सभी गेटों पर चेकिंग की व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा। सुरक्षा संबंधी अत्यंत आधुनिक गैजेट्स लगाए जाएंगे। वहीं संसद में हुई सुरक्षा भंग, इसको लेकर के यह फैसला लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने निर्देश दिए हैं, जहां पर संसद में हुई घटना के बाद लोगों की समीक्षा की जाएगी। सुरक्षा संबंधी अत्यंत आधुनिक गैजेट्स लगाए गए हैं। यूपी विधानसभा में अब प्रवेश करना होगा कठिन। खबर हम आपको बता दें, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रवेश करना होगा कठिन। संसद में हुई घटना के बाद सुरक्षा की समीक्षा की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दिए हैं निर्देश। सभी गेटों पर चेकिंग की व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा। संसद में हुई घटना के बाद सुरक्षा की जाएगी समीक्षा। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भरत सेठी जुड़े हुए हैं। भरत, देखा जाए तो संसद में जो सुरक्षा में चूक हुई थी उसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है और तमाम ऐसी व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली में सुरक्षा में चूक हुई थी, संसद भवन के अंदर लोग घुस गए थे, उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधानसभा के बाहर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने जा रही है सरकार। और साथ ही साथ जितने भी गेट हैं, प्रवेश जहां से होते हैं, वहां पर अब जो चेकिंग जो अभियान होगा वो ज्यादा सख्त होगा और जो नए अत्यंत आधुनिक जो गैजेट्स हैं, वो जो इक्विपमेंट्स हैं वो लगाए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने निर्देश दे दिए हैं कि कोई भी अगर एंट्री करता है विधानसभा के अंदर तो उनके पास को चेक किया जाएगा, प्रॉपर तरीके से उनको स्कैनिंग की जाएगी, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो कोई भी उनका प्रतिनिधि हो। बिल्कुल भरत, देखा जाए तो दिल्ली में जिस तरीके की घटना हुई है वो जाहिर तौर पर बेहद चिंताजनक स्थिति पैदा करती है और सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करती है, जहां पर विधानसभा में सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राजस्थान में नई सरकार का शपथ ग्रहण आज। भजनलाल शर्मा लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में होंगे शामिल।
संसद की सुरक्षा सेंध केस में ललित झा का सरेंडर। बीजेपी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट की तस्वीर। टीएमसी विधायक की सेल्फी में दिखा ललित। बीजेपी ने पूछे सवाल। महुआ मोइत्रा की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। लोकसभा सदस्यता जाने के खिलाफ दी थी याचिका। जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच करेगी सुनवाई। महिला जज की वायरल चिट्ठी पर एक्शन में सुप्रीम कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट से मांगी रिपोर्ट। महिला जज ने सीजीआई को चिट्ठी लिख मांगी थी इच्छा मृत्यु। गोगामेडी हत्याकांड में वांटेड महेंद्र उर्फ समीर अभी भी फरार। आरोपी महेंद्र पर 2 लाख का इनाम घोषित। आरोपी पर सिर्फ कोटा में दर्ज है 24 मामले। उत्तर भारत में और बढ़ा सर्दी का सितम। दिल्ली से यूपी उत्तराखंड तक तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने जारी किया कड़ाके की ठंड का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें राजधानी लखनऊ से, जहां पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने का मामला। सागर शर्मा के घर से मिली डायरी। खुफिया एजेंसी को मिली डायरी। डायरी से कई रहस्य खुलने की आशंका। डायरी से खुल सकते हैं सागर के कई राज। डायरी में लिखी बातों को समझने में जुटी एजेंसियां। सागर के लखनऊ स्थित घर से मिली डायरी। डायरी से खुल सकते हैं सागर के कई राज्य। डायरी में लिखी बातों को समझने की कोशिश में जुटी एजेंसी। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भरत सेठी जुड़े हुए हैं। भरत, जो आरोपी है सागर, उसके घर से एक डायरी पाई गई है जिसपे कई राज खुलने की बात सामने आ रही है। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जब से ये सागर शर्मा ने संसद भवन में जब घुसा था, उसके बाद उसके घर लखनऊ वाले घर में लगातार जो पुलिस और तमाम टीमें, सुरक्षा एजेंसियां जांच पड़ताल में जुटी हैं। जो सूत्रों के वजह से एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है कि सागर शर्मा के घर से एक डायरी मिली है, जिस डायरी में तमाम जो राज हैं वो लिखी गए हैं। और अगर बात करें खुफिया एजेंसी ने ये डायरी, खुफिया एजेंसी जब जांच के दौरान खुफिया एजेंसी को ये डायरी मिली है। डायरी में कई चीजें सागर ने लिखी हैं अभी, लेकिन जो बातें लिखी हैं उसने खुफिया एजेंसी तमाम एंगलों से उस पर जांच करी, क्योंकि सरकार के विरोध में और प्रधानमंत्री के विरोध में कई चीजें उसने वायरल की थी कि जो भारत है उसकी अर्थव्यवस्था खराब होती जा रही है। तमाम चीजों को उसने जब उस दौरान बोला था, लेकिन अब जब उसके घर खुफिया एजेंसी पहुंचे तो हर एक एंगल से छोटे छोटे तत्वों को जो सुरक्षा एजेंसियां, चाहे वो लोकल पुलिस हो, तमाम जो एजेंसियां वो जांच अब जुटाने में लग गई हैं। लेकिन अब एक डायरी की जो बात सामने आई है जिसमें कई जो राज है खुल सकते हैं। डायरी में लिखी बातों को समझने में अब जुट गई है सुरक्षा एजेंसियां कि क्या आखिर मंशा थी, कहाँ तक इनके तार जुड़े हुए हैं जो सागर शर्मा है, कहाँ तक किन के कहने पे ये वहां पहुंचे। मतलब कि तमाम एंगलों से जो अब जांच की जा रही है कि सागर शर्मा किसके कहने पे वहां पहुंचे, कौन इसका मास्टरमाइंड है। हर एक एंगल से जो खुफिया एजेंसी, चाहे वो लोकल पुलिस हो, जांच पड़ताल में जुटी है। जी साथ ही भरत, देखा जाए तो सिर्फ अभी तक एक डायरी सामने आने की बात निकल कर आ रही है, तो इसके अलावा क्या और भी कोई ऐसा सामान है जो कि सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगा हो? देखिए, बिल्कुल सुरक्षा एजेंसियों ने कई सवाल उनके घर वालों से पूछे, उनकी माता से, पिता से, उनकी बहन से, तमाम लोकल पुलिस ने भी पूछा। उनका यही कहना था कि हमको नहीं पता कि ये किन लोगों से जुड़ा हुआ है। जब ये दिल्ली गया था तो सिर्फ ये कहकर गया था कि मैं किसी प्रदर्शन में शामिल होने जा रहा हूँ। मतलब घर वालों को जानकारी दे के गया था कि प्रदर्शन में, लेकिन ये नहीं बताया था कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहा हूँ। फिलहाल सारे एंगल से जो उसके घर वालों से भी, चाहे उसके आस पड़ोस से भी पूछताछ करने में जो तमाम जो टीमें हैं वो जुट गई हैं कि आखिरकार कैसा नेचर था। आस पड़ोस के लोगों से भी जो पुलिस है, जो सुरक्षा टीम है, वो जांच पड़ताल कर रही है। बिल्कुल भरत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि आरोपी सागर शर्मा के लखनऊ स्थित घर से एक डायरी मिली है जिसमें कई रहस्य छुपे होने की बात सामने आ रही है। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी का आरोपी है सागर शर्मा। आपको बता दें कि उसके घर से एक डायरी बरामद की गई है जिस पर जांच एजेंसियां जांच करके उसकी बात समझने की कोशिश कर रही है। और यहाँ रुकेंगे, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। 8 आकांक्षी जिलों में होगा 1 लाख करोड़ का निवेश। खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर 8 आकांक्षी जिलों में होगा 1 लाख करोड़ का निवेश। निवेश को धरातल पर उतारने में जुटी योगी सरकार। निवेश को धरातल पर उतारने में जुटी योगी सरकार 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर लाने की तैयारी। देश के 100 आकांक्षात्मक जिलों में 8 उत्तर प्रदेश के जिले हैं। 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर लाने की तैयारी। देश के 100 आकांक्षात्मक जिलों में 8 जिले उत्तर प्रदेश में हैं। सोनभद्र, चंदौली, सिद्धार्थनगर, बहराइच में किया जाएगा निवेश। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ संवाददाता भरत शर्मा जुड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा, भरत सेठी जुड़े हुए हैं। भरत, देखा जाए तो 8 जिले जो हैं यूपी के, वो देश के 100 जिलों में से जुड़े हुए हैं और कई करोड़ों का निवेश की बात सामने आ रही है। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, यूपी के 8 आकांक्षी जिलों में अब 1 लाख करोड़ का निवेश होने जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिति में 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव को अब जमीन पर लाने की तैयारी में योगी सरकार जुट गई है। जिस तरीके से देश में जो यूपी में जो इन्वेस्टर हुए थे, जब तमाम जो बड़े बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहुंचे थे, तमाम चीजों पर भरत, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। तुम्हारे संवाददाता से संपर्क नहीं हो पा रहा है क्या? भरत, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तुम्हारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि देश के 100 आकांक्षात्मक जिलों में 8 जिले उत्तर प्रदेश के भी हैं, जिनमें कई करोड़ों का निवेश किया जाएगा। 100 आकांक्षात्मक जिलों में 8 जिले उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर एलडीए का अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। गोसाईगंज में चल रही थी अवैध प्लॉटिंग, जहां 30 बीघा जमीन पर चल रही थी प्लॉटिंग। वीसी इंद्रमणि के निर्देश पर जोन 1 ने की कार्रवाई। अवैध कॉलोनी बनाने की जा रही थी कोशिश। अवैध रूप से कॉलोनी बनाने की कोशिश की जा रही थी, जहां पर एलडीए का अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। गोसाईगंज में अवैध प्लॉटिंग भी चल रही थी। 30 बीघा जमीन पर चल रही थी प्लॉटिंग। वीसी इंद्रमणि के निर्देश पर जोन 1 ने की कार्रवाई। गोसाईगंज में चल रही थी अवैध प्लॉटिंग। 30 बीघा जमीन पर चल रही थी अवैध प्लॉटिंग। वीसी इंद्रमणि के निर्देश पर जोन 1 ने की कार्रवाई। अवैध कॉलोनी बनाने की जा रही थी कोशिश। तो यह अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एलडीए का अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां गोसाईगंज में चल रही थी अवैध प्लॉटिंग। गोसाईगंज में अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, जहां 30 बीघा जमीन पर चल रही थी अवैध प्लॉटिंग। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ एक बार फिर से संवाददाता भरत सेठी जुड़े हुए हैं। भरत, देखा जाए तो अवैध कॉलोनियां बन रही थी करीब 30 बीघा जमीन पर, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। अतिरिक्त क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आउटर्स में और लखनऊ में कई ऐसी जो कॉलोनियां जो अवैध रूप से तैयार की जा रही हैं, जिसको लेकर अब एलडीए ने कमर कस ली है और अब एक बहुत बड़ी कार्रवाई करती एलडीए चली आ रही है। अगर आप बात करें गोसाईगंज में, तो गोसाईगंज में एलडीए ने एक ऐसी प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया जहां पर 30 बीघा जमीन पर एक अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, जहां पर एक पूरी कॉलोनी को बसाने का काम करना जा रहा था जो बिल्डर है। फिलहाल वीसी इंद्रमणि के निर्देश पर जोन 1 में ये कार्रवाई हुई है और पूरी तरीके से बुलडोजर चलाया गया है। अब और भी जितनी भी जो अवैध कॉलोनियां राजधानी में बन रही हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है कि किस कौन कौन सी जमीन पर जो कॉलोनियों उसको बनाया जा रहा है, जो प्लाटों को बेचा जा रहा है बिल्डर्स के द्वारा, अब उस पर भी तैयारी की जा रही है। उन कॉलोनियों पर भी यह बुलडोजर चलने की तैयारी जोरों पर है और आने वाले समय में और ऐसी अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चल सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भरत आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।
तो आपको बता दें कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एलडीए ने अपनी कमर कस ली है और उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। साथ ही जानकारी के अनुसार जहां पर अवैध प्लॉटिंग की जाएगी वहां पर बुलडोजर कार्रवाई एलडीए के द्वारा भी की जाएगी। वहीं गोसाईगंज में करीब 30 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर एमएलसी बनाने का झांसा देकर की गई धोखाधड़ी। एमएलसी बनवाने का झांसा देकर की गई धोखाधड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां रिटायर्ड चीफ फार्मासिस्ट से 98 लाख की धोखाधड़ी। इंश्योरेंस एजेंट संजय पांडे पर लगा आरोप। पंडित अमरनाथ सिंह ने मुकदमा कराया दर्ज। इंश्योरेंस एजेंट संजय पांडे पर लगा आरोप। आपको बता दें कि इंश्योरेंस एजेंट पर लगा है आरोप, जहां पीड़ित अमरनाथ सिंह ने मुकदमा कराया है दर्ज। गोमती नगर थाने में दर्ज हुआ है मुकदमा। पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। एमएलसी बनवाने का झांसा देकर की गई धोखाधड़ी खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां रिटायर्ड चीफ फार्मासिस्ट से 98 लाख की धोखाधड़ी की बात सामने आ रही है। इंश्योरेंस एजेंट संजय पांडे पर लगा गंभीर आरोप। पीड़ित अमरनाथ सिंह ने मुकदमा कराया दर्ज। इंश्योरेंस एजेंट संजय पांडे पर लगा आरोप। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भरत सेठी जुड़े हुए हैं। भरत, देखा जाए तो इंश्योरेंस एजेंट पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है, अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि रिटायर्ड चीफ फार्मासिस्ट थे अमरनाथ सिंह, इन्होंने एक इंश्योरेंस एजेंट है संजय पांडे पर आरोप लगाया है कि संजय पांडे ने हमको एमएलसी बनाने का वादा किया कि आपको एमएलसी बनाया जाएगा, जिसके एवज में धीरे धीरे करके 98 लाख रुपए उनसे ले लिए। और जब उन्होंने इसके लिए कहा कि अब आगे की कैसी प्रक्रिया होगी, तो टाल मटोल करना जो शुरू कर दिया जो संजय पांडे ने। फिलहाल कई बार कहने के बाद भी जब अमरनाथ सिंह की बात को नहीं सुना संजय पांडे ने, तब जो पीड़ित है अमरनाथ, जो रिटायर है चीफ फार्मासिस्ट से, उन्होंने गोमती नगर थाने में पहुंचकर तहरीर दी और मुकदमा दर्ज करवा लिया है। अब फिलहाल धोखाधड़ी का पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। गोमती नगर थाने का पूरा मामला है। अब पुलिस जो टीम्स है कई एंगलों से जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार किस तरीके से पैसा ट्रांसफर किया गया या कैश दिया गया। हर एंगल से पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और आरोपी की तलाश में जुट चुकी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भरत आपका। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि एक रिटायर्ड चीफ फार्मासिस्ट से 98 लाख की धोखाधड़ी की बात सामने आ रही है, जहां पर इंश्योरेंस एजेंट संजय पांडे पर आरोप लगाए गए हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां पर महिला सिपाही ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। महिला सिपाही ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। 112 में तैनात महिला सिपाही ने लगाया आरोप। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को मौके से दबोचा। आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। 112 में तैनात महिला सिपाही ने लगाया आरोप। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को मौके से दबोचा। आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस ने शुरू की जांच। एवरेडी चौराहे के बाजार खाला थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ भरत सेठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, देखा जाए तो महिला सिपाही ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया, जिसके बाद इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला सिपाही थी, ये 112 में तैनात थी। इन्होंने आरोप लगाया कि एवरीडे चौराहे पर एक युवक है छेड़खानी कर रहा है, जिसके बाद तुरंत वहां के लोग एकत्रित हो गए और पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस युवक को थाने ले गई, जहाँ पे पूछताछ की जा रही है। युवक कहाँ का रहने वाला है
और जो महिला सिपाही ने तहरीर भी दी है, जिसके आधार पर अब युवक के ऊपर कार्रवाई होने जा रही है। फिलहाल युवक के बारे में पुलिस बैकग्राउंड निकाल रही है कि युवक कहाँ के रहने वाला है, क्या करता है, लेकिन महिला सिपाही से छेड़छाड़ का मामला जब पुलिस की अधिकारियों को जानकारी हुई तो कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं बाजार खाला पुलिस को। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी क्योंकि पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है और उसके बाद गिरफ्तार करने के बाद जो है आगे की कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया भरत आपका, आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपसे अपडेट देते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर रिटायर्ड सैन्य अधिकारी की बेटी से छेड़छाड़, छात्रा का अश्लील फोटो वायरल करने का लगा आरोप। रिटायर्ड सैन्य अधिकारी की बेटी से छेड़छाड़, छात्रा का अश्लील फोटो वायरल करने का लगा आरोप। शादी से मना करने पर वायरल करने का लगा आरोप। विकास नाम के युवक पर पिता ने लगाए आरोप। विकास नाम के युवक पर पिता ने लगाया आरोप। छात्रा का अश्लील फोटो वायरल करने का लगा आरोप। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भरत सेठी जुड़े हुए हैं। भरत, देखा जाए तो रिटायर्ड सैन्य अधिकारी की बेटी पर इस तरीके का फोटो वायरल करने की बात सामने आ रही है, जहां पर आरोपी पर आरोप लगाए गए हैं। इस पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, विकास नाम का एक युवक है जो रिटायर्ड जो सैन्य अधिकारी है, उसकी बेटी से छेड़छाड़ का उसके ऊपर आरोप लगा है और ये बताया जा रहा है कि ये पहले इसकी दोस्त थी और उसी दौरान इसकी कुछ अश्लील फोटो जो विकास ने खींच ली थी। अब जब जो युवती की शादी तय हुई और अब जो युवक है विकास लगातार युवती का ऊपर शादी का दबाव बना रहा है कि हमसे शादी करो, अन्यथा ये फोटो जो वीडियोज हैं ये सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। जिसकी जानकारी जो बेटी ने अपने पिता रिटायर्ड जो सेना अधिकारी हैं उनको दी और उन्होंने पीजीआई पुलिस में एक एप्लीकेशन दी। पीजीआई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, पूरे मामले की जांच पड़ताल में अब जुट गई है। फिलहाल अब विकास नाम के जो युवक की तलाश की जा रही है कि ये कहाँ रहता है, तमाम एंगलों से इसकी भी जांच की जा रही है। जी बिल्कुल, और साथ ही देखा जाए तो जाहिर तौर पर एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी की बेटी पर इस तरीके की बात सामने आ रही है और छेड़छाड़ का भी देखा जाए तो एक फोटो वायरल करने की भी बात भी सामने आ रही है। भरत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबर आपको बता दें, जहां पर छात्रा के अश्लील फोटो वायरल करने का भी आरोप लग रहा है। शादी से मना करने पर वायरल करने का आरोप। विकास नाम के युवक पर पिता ने लगाया आरोप। खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां पर रंग लाया ऑपरेशन कन्विक्शन। 211 मुकदमों में 211 अभियुक्तों को कोर्ट से सजा। 211 मुकदमों में 211 अभियुक्तों को कोर्ट से सजा। माफियाओं, गुंडों, लुटेरे, हत्यारों को दिलाई गई सजा। वीडियो वायरल करने वाले हिस्ट्री शीटर्स को भी कराई गई सजा। वीडियो वायरल करने वाले हिस्ट्री शीटर्स को कराई गई सजा। 1999 से पूर्व के मामलों में 22 आरोपियों को कोर्ट से सजा। बुलंदशहर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। पुलिस द्वारा वाहनों की संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, जिसपे अपाचे मोटरसाइकिल जो बिना नंबर की है, इस पे 2 बदमाश आते हुए दिखाई पड़े, जिसको पुलिस टीम ने रोकने का प्रयास किया। ये रुक करके ना ये बम्बे की तरफ भागने लगे, जिस पे पुलिस टीम ने जब पीछा इनका किया तो इन्होंने पुलिस पे गोलियां चलाई। पुलिस टीम ने रक्षार्थ गोलियां चलाई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ, जिसका नाम वसीम पुत्र फहीमुद्दीन है, जिस पे 20 मुकदमे हैं। दूसरा सगीर पुत्र शब्बीर, जिस पे 8 मुकदमे हैं। पुलिस की टीम ने घायल बदमाश को उपचार हेतु सीएचसी रवाना किया तथा दूसरे को भी गिरफ्तार करके इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर संसद की सुरक्षा सेंध केस में ललित झा का सरेंडर। आरोपियों के फोन लेकर फरार था आरोपी ललित। बता दें कि बीजेपी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट की आरोपी की तस्वीर। टीएमसी विधायक की सेल्फी में दिखा आरोपी ललित। आरोपी ललित ने सरेंडर कर दिया है। संसद की सुरक्षा सेंध केस में ललित झा का सरेंडर। आरोपियों के फोन लेकर फरार था आरोपी ललित। बीजेपी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट की आरोपी की तस्वीर।
टीएमसी विधायक की सेल्फी में दिखा आरोपी ललित। तो यह अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर संसद की सुरक्षा सेंध केस में ललित झा का सरेंडर। बाकी आरोपियों के फोन लेकर फरार था आरोपी ललित झा। वहीं बीजेपी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट की आरोपी की तस्वीर। टीएमसी सांसद के साथ सेल्फी में दिखा आरोपी ललित। तो अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर संसद की सुरक्षा सेंध केस में ललित झा का सरेंडर। आगे बढ़ेंगे खबरों में, बात करेंगे इटावा की, जहां पर रिश्वतखोर लेखपाल का कारनामा। रंगे हाथ रिश्वत लेते लेखपाल हुआ गिरफ्तार। रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए लेखपाल हुआ गिरफ्तार। 3000 रुपए की मांगी थी रिश्वत। लेखपाल ने 3000 रुपए की मांगी थी रिश्वत। विरासत के कार्य को लेकर मांगी थी रिश्वत। विरासत के कार्य को लेकर मांगी थी रिश्वत। कानपुर मंडल की 9 सदस्यीय टीम ने की गिरफ्तारी। 3000 रुपए की मांगी थी रिश्वत। विरासत के कार्य को लेकर मांगी गई थी रिश्वत। कानपुर मंडल की 9 सदस्यीय टीम ने की गिरफ्तारी। रिश्वतखोर लेखपाल का कारनामा। खबर इटावा से सामने आ रही है, जहां पर रिश्वतखोर लेखपाल का कारनामा सामने आया है। तो वहीं एक और अहम खबर आपको बता दें, उज्जैन से खबर सामने आ रही है, जहां पर कल उज्जैन दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। निकाली जाएगी 7 किलोमीटर लंबी स्वागत रैली। तैयारियों में जुटे जन समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता। सीएम की रैली का काफिला 7 किलोमीटर तक चलेगा। सीएम के भव्य स्वागत की तैयारी का दौर हुआ शुरू। तैयारियों को लेकर भाजपा नगर की हुई बैठक। प्रदेश मीडिया प्रभारी सचिन सक्सेना ने दिए निर्देश। कार्यकर्ताओं से ज्यादा सहभागिता की गई अपील। उज्जैन दौरे पर कल सीएम मोहन यादव। देश के बाद में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।